हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन रूल इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या सिलेक्शन रूल इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल तो हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रा देंगे और कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि जिनके अंदर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा। चेंज इन डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट मतलब चेंज इन डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो वेरी करेगा, तो उसके अंदर तो हमारे पास क्या होगा? आईआर स्पेक्ट्रा शो होगा। और जिसके अंदर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा उसके अंदर क्या हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रा शो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने सिलेक्शन रूल में यही लिख रखा है कि चेंज इन डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं किसी भी बॉन्ड को स्ट्रेच करता हूँ, बॉन्ड को खींचता हूँ, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, और अगर उसकी पोलैरिटी चेंज होगी तो उसका डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जिसके अंदर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट हो वो हमारे पास क्या शो करेगा? आईआर स्पेक्ट्रा शो करेगा। या जिसके अंदर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं है वो हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन डाइपोल मतलब कैसे? डेल यू बाई क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू क्या? जीरो। कभी जीरो नहीं होना चाहिए, चेंज करता रहना चाहिए या कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल टी किसके बराबर? नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? चेंज इन डाइपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नॉट इक्वल टू क्या? जीरो। देखो, अब पढ़ के बताता हूँ मैंने क्या लिख रखा है इसमें। मैंने लिख रखा है मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसेस डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स। ये कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है ना वो अपना डाइपोल मोमेंट शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? पोलर बॉन्ड। लिंकिंग द कंस्टिट्यूएंट एटम, की जो कंस्टिट्यूएंट एटम जुड़े हुए हैं उनकी वजह से। मुझे पता है अगर मेरे पास कोई भी दो ए और बी एटम है तो दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो उनके बॉन्ड में क्या आएगी? पोलैरिटी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ रहे हैं तो मेरे पास दो डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं, और दो डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं तो वो अपने क्या शो करेंगे? डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। तो यही कह रखा है कि जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसेस डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड लिंकिंग द कंस्टिट्यूएंट एटम, जो उससे एटम जुड़े हुए हैं। व्हेन ए पोलर बॉन्ड अंडरगो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई भी पोलर बॉन्ड है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में जाता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अपनी एक्सिस के अलोंग, तो ए चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। ये कह रहा है अगर मैं किसी भी बॉन्ड को स्ट्रेच करता हूँ, पोलर बॉन्ड को, तो अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? चेंज होंगे। तो ये लिख रखा है ए चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? चेंज। एज ए रिजल्ट डाइपोल मोमेंट आल्सो अंडरगोज चेंज। सही बात क्या रखी है? इन अदर वर्ड्स देखो, ए वाइब्रेशन प्रोड्यूस ए फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट। ये कह रहा है कि अगर मैं बॉन्ड को स्ट्रेच करूंगा तो मेरे पास फ्लक्चुएट होगा। क्या? बॉन्ड फ्लक्चुएट होगा। बॉन्ड फ्लक्चुएट होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी? फ्लक्चुएट होगी, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। यही कह रखा है ए वाइब्रेशन प्रोड्यूस ए फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आगे देखो, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑक्सीलेटिंग डाइपोल मोमेंट एंड क्या? इंफ्रारेड रेडिएशन टेक्स प्लेस, या इंफ्रारेड रेडिएशन लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन। ये कह रहा है कि जब मेरे पास ऑक्सीलेट होगा डाइपोल मोमेंट एंड द इंफ्रारेड रेडिएशन लीड्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? फ्रॉम द रेडिएशन। कहाँ से? रेडिएशन। सो दैट एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा मैं तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जल्दी वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो। दिस इंटरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन एनर्जी कैन ऑकर ओनली इफ डाइपोल मोमेंट एट वन एक्सट्रीम ऑफ द वाइब्रेशन इज डिफरेंट। ये कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन, जब इस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन जब ही हो सकता है जब हमारे पास क्या हो? डाइपोल मोमेंट दूसरी एक एक्सट्रीम कंडीशन पे अलग हो, दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या हो? अलग हो। दोबारा से देखो, ये कह रखा है दिस इंटरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कैन ऑकर ओनली इफ डाइपोल मोमेंट एट वन एक्सट्रीम ऑफ द वाइब्रेशन इज क्या? डिफरेंट। ठीक है भाई। फ्रॉम द, आगे देखो, फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट ऑफ अदर एक्सट्रीम ऑफ वाइब्रेशन इन ए मॉलिक्यूल, सो चेंज इन डाइपोल मोमेंट टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि एक, अगर मेरे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट कुछ और है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट कुछ और है, तो ही मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा तो जो मेरे पास क्या होगा? मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो क्या आएगा? अच्छा आएगा, और उसी के कारण मेरे पास चेंज इन डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? टेक्स प्लेस, या चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जहां भी मैं अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो वो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे जहां चेंज इन डाइपोल मोमेंट टेक्स प्लेस है। ठीक है, अब देखोगे मैंने लिख रखा है फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम द रूल इज दैट ओनली दीज वाइब्रेशन आर इफेक्टिव इन कोजिंग एब्जॉर्प्शन विच आर नॉट सेंट्रोस्मेटिक। ये कह रहा है नॉट सेंट्रोस्मेटिक का मतलब क्या है? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो मेरे पास। हेटेरोडायटोमिक का मतलब सेंट्रोस्मेट्रिक का मतलब क्या है? अगर मैं CO2 की बात करूं, देखो CO2 मेरे पास है तो इसका ये सेंटर है, देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये देखो ये पार्शियल पॉजिटिव इन दोनों का क्या है? सेंटर है। तो इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रो
सिमेट्रिक, और सेंटर से क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देखो इस साइड चलूंगा उतना इस साइड चलूंगा तो डेवलपमेंट क्या आ रहा है, 0। तो हमेशा ध्यान रखना जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे वो कभी भी अपना आई एस स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, हेटेरोडायटोमिक करेंगे और अदर मॉलिक्यूल करेंगे। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सिलेक्शन रूल इन क्या, आई एस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमेशा ध्यान रखना चेंज इन डायपोल मोमेंट की बात करेगा, अगर मेरे पास चेंज इन डायपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो डायपोल मोमेंट चेंज होगा, डायपोल मोमेंट चेंज होगा तो मेरे पास आई एस स्पेक्ट्रा क्या होगा, शो होगा। ठीक है भाई, ये था हमारे पास सिलेक्शन रूल इन आई एस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे देखो, अब बात करते हैं पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स। ये कौन कौन सी पोजीशन होगी और कौन कौन सी इंटेंसिटी होगी अपने पास बैंड्स की या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। तो पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन बैंड। देखो मैं लिख रखा है इसमें, infrared spectrum can easily be divided into two regions in for the purpose of the its interpretation। मतलब इंटरप्रिटेट करने के लिए आई स्पेक्ट्रा हमारे पास दो रीजन होते हैं, एक तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है जहाँ मेरे पास फंक्शनल ग्रुप की बात होती है, और दूसरा होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन कहाँ काम आता है, हमारे पास दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो वहाँ काम आएगा, या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो वहाँ काम आएगा उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहाँ होगा, 4000 से लेकर 1250 सेंटीमीटर इनवर्स तक, वो हमारे पास क्या होगा फंक्शनल ग्रुप रीजन। और फिंगरप्रिंट रीजन क्या होगा, कहाँ से होगा, लेस देन 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। ये बोला जाता है 500 से लेकर 1250 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन। देखो भाई फंक्शनल ग्रुप रीजन लिख रखा है 4000 से लेकर 1250 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और अगर मैं फिंगरप्रिंट रीजन की बात करूँ तो देखो मैंने लिख रखा है एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द रीजन लेस देन क्या 1250 सेंटीमीटर आर जनरली एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल एंड क्या रोटेशनल एनर्जी चेंजेस ऑफ द मॉलिक्यूल सो एज रूल। दिस रीजन इज वेरी यूजफुल फॉर एस्टेब्लिशिंग वेदर टू कंपाउंड्स आर क्या आइडेंटिकल और क्या डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये कह रहा है कि उन मॉलिक्यूल के लिए अच्छा है ये फिंगरप्रिंट रीजन जो क्या दोनों आइडेंटिकल हो या दोनों एक दूसरे से क्या हो डिफरेंट हो, उनको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है भाई, कर लोगे आप लोग। तो जब पोजीशन की बात करें एब्जॉर्प्शन बैंड में तो दो रीजन होंगे, फंक्शनल ग्रुप रीजन होगा और एक क्या होगा हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन होगा। फंक्शनल ग्रुप रीजन की रेंज कितनी 4000 से 1250 सेंटीमीटर इनवर्स, और फिंगरप्रिंट रीजन की रेंज कितनी है लेस देन 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। ध्यान रखना जहाँ जहाँ मेरे पास मैग्नीट्यूड बढ़ेगा किसका डायपोल मोमेंट का, वहीं मेरे पास इंटेंसिटी बढ़ेगी किसकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की या बैंड्स की, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है चेंज इन डायपोल मोमेंट पे। तो अब सारी चीजें किससे होंगी, चेंज इन डायपोल मोमेंट से होंगी ना। देखो मैंने लिख के रखा है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्या डायपोल मोमेंट। द मोर द पोलर कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड, जितने ज्यादा मोलर कैरेक्टर होंगे बॉन्ड के ग्रेटर द चेंज इन डायपोल मोमेंट एंड ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड में उतना ही डायपोल मोमेंट होगा, उतनी ही क्या होगी इंटेंसिटी होगी एब्जॉर्प्शन की, और उतना ही क्या होगा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी अच्छी होगी। ये तो कहा है भाई, पीछे भी सिलेक्शन रूल में बात की है चेंज इन डायपोल मोमेंट की, जितना ज्यादा चेंज इन डायपोल मोमेंट होगा उतना ही मेरे पास क्या होगा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मतलब क्या उतनी इंटेंसिटी का क्या मुझे आई आर स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा या फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। पहला फैक्टर की बात करेंगे हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हम दो फैक्टर की बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की और किसकी बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की। ठीक है भाई, तो देखो पहले बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को सभी को पता है। देखो भाई अगर मैं कोई भी टर्मिनल एल्डिहाइड देता हूँ, एल्डिहाइड में मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कितनी पे आएगी 1750 पे, लेकिन मैं उसके साथ H को रिप्लेस करता हूँ किससे CH3 से, तो देखो 1750 से कितने पे आ गया 1745 पे, कम हुई है ना वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। उसका रीजन क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पोलैरिटी है बॉन्ड में, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है ना, और मुझे पता है ये CH3 क्या लगाएगा अपना प्लस आई लगाएगा, प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो बॉन्ड की पोलैरिटी को कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा इसका मतलब क्या बॉन्ड की पोलैरिटी को कम करेगा, और बॉन्ड की पोलैरिटी को कम करेगा तो डायपोल मोमेंट को कम करेगा, और डायपोल मोमेंट कम होगा तो मेरे पास जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी कम होगी। तो देखो 1750 से कितने पे आएगा 1745 पे। ठीक है, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ 2 CH3 का प्लस आई लगेगा, 2 CH3 का प्लस आई का मतलब क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं तो मतलब क्या है पोलैरिटी को कम कर रहे हैं, पोलैरिटी कम कर रहे हैं डायपोल मोमेंट को कम कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट कम होगा तो क्या वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी कम होगी, और कितनी आएगी कीटोन की 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, अब देखो मैंने क्या लिया कीटोन लिया है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, फिर मैंने क्या लिया इस पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया।
भाई इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप लगा दिया तो अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन कम कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मेरे पास थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच भी तो रहा है, कम ही थोड़ी ना कर रहा है। तो मेरी कितनी हो जाएगी 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रुप लगा दूं तो कितनी हो जाएगी 1740 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि मुझे पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और पोलैरिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या पोलैरिटी बन रही है बॉन्ड की, और पोलैरिटी बढ़ रही है बॉन्ड की, तो इसका मतलब क्या है डायपोल मोमेंट बढ़ रहा है, डायपोल मोमेंट बढ़ा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ेगी, पीछे पड़ के आए अभी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किसकी, रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट में देखो कीटोन मुझे पता है 1715 पे है, मैंने यहाँ बात की है। अब बात करूँगा किसकी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1715 के, 1720 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। अगर 1715 लिख दिया तो 1720 लिख सकते हैं, 1725 लिख दिया, 1730 लिख दिया, 28 लिख दिया, कोई गलत नहीं करेगा। नियर बाई वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ मैंने एक कॉन्जुगेशन वाला लगा दिया, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है 1715 है, और देखो ये ऐसे शिफ्ट होगा, तो जो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था या पार्शियल नेगेटिव था, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं ना, तो बॉन्ड की पोलैरिटी को कम कर रहे हैं, बॉन्ड की पोलैरिटी को कम कर रहे थे, इसका मतलब क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि डेवलपमेंट कम होगा, तो 1690 पे चला गया। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा होगा 1693 क्यों होगा, क्योंकि इस रिंग का क्या लगता है माइनस आई लगता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत खींचेगी भी ना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कितने हो जाएगा 1693 के आसपास हो जाएगा, कर लोगे। तो ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और क्या रेजोनेंस इफेक्ट। अब बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखो अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये कहते हैं कि जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, और वीक बॉन्ड वीक हो जाएगा तो मतलब मुझे पता है फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, और फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है भाई न्यू किसके बराबर था 1 बाई क्या 2 पाई रूट के बाई म्यू। अगर ये कम हो रहा है ये भी कम होगा, सीधी सी बात है, पीछे पढ़ के आए हो क्लास में। तो देखो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिख रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड इन्वॉल्व सो दैट फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजेस एंड एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी। जब जब मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड कौन सा दूसरा बॉन्ड वीक होगा, जिसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है वो वीक नहीं होगा, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा बॉन्ड वीक होगा। मान लिया मेरे पास ऐसे कुछ है, ऐसे मेरे पास ये है OH है और ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो अब ये बॉन्ड अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा रहा है तो बॉन्ड कौन सा वीक होगा ये, तो जो ये फ्रीक्वेंसी ये क्या होगी कम होगी, इसका फोर्स कांस्टेंट कम होगा। ठीक है भाई, तो ये लिख रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड इन्वॉल्व सो दैट फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा डिक्रीज एंड एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, कर लोगे। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन अबाउट द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या क्या रोल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में, तो मैंने वही 2-3 पॉइंट लिख रखे हैं सिंपल से। पहला पॉइंट क्या लिखा देखो, द स्ट्रोंगर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर द डाउनवर्ड शिफ्ट इन क्या एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। ये कह रहे जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई सीधी सी बात है उतनी डाउनवर्ड शिफ्ट होगी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऊपर पड़ के आए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, दूसरा बॉन्ड वीक होगा, दूसरा बॉन्ड वीक होगा तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ये पढ़ के आए पीछे। अब देखो अगला देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू ब्रॉड शिफ्ट, ब्रॉडर शिफ्ट आगे बात करेंगे, या ब्रॉडर बैंड। वाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू क्या शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड्स, शार्प और वेल डिफाइंड बैंड देंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो क्या देंगे शार्प बैंड देंगे, और जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या देगी ब्रॉडर पीक देगी या ब्रॉडर बैंड देंगे। आगे पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है भाई, अगली देखो, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्या कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंड डिक्रीज विद डायल्यूशन। ये कह रहे हैं जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन बैंड की क्या है इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और ज्यादा अमाउंट पे है कंसंट्रेशन तो क्या ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कम अमाउंट में तो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और डिक्रीज होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू डायल्यूशन। डायल्यूशन करूंगा तो क्या कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होगी। ये कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कह रहा है जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, ज्यादा कंसंट्रेशन है दोनों की तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, है ना, कम कंसंट्रेशन है तो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। लेकिन मैं जब डायल्यूशन करता हूं तो कंसंट्रेशन कम होती है ना, कंसंट्रेशन कम होगी तो मेरे पास क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होगी। तो ये लिख रखा है द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्या कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंड डिक्रीज विद क्या डायल्यूशन, डायल्यूशन के साथ डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, तीसरा फैक्टर देखो वाइब्रेशनल कपलिंग। ये वाइब्रेशनल कपलिंग वहां होती है जहां हमारे पास एक से ज्यादा, एक कार्बन एटम पे एक से ज्यादा सेम नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हों। जैसे हमारे पास CH है, CH2 हो, है ना, तो उसकी बात करें। देखो इसमें लिख भी रखा है
इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इन सम ग्रुप्स कंटेनिंग टू और मोर सिमिलर एटम बॉडी टू ए सेंट्रल एटम, कि ये कह रहा है कि किसी ग्रुप में अगर दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द आइसोलेटेड बॉन्ड। ये कह रहा है जो आइसोलेटेड बॉन्ड है उससे डिफरेंट आएगी ऑफ द क्या सेम टाइम, उसी टाइम पे। दिस इज ड्यू टू द मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन द क्या स्ट्रेचिंग क्या वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ द बॉन्ड दैट इज नोन एज क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। देखो भाई मुझे पता है अगर एक ही कार्बन में दो एटम सेम जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन एटम दो एटम सेम जुड़े हुए हैं, तो मान लो उनकी क्या सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, दोनों को एक साइड बाहर खींचूं, या उनकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, तो दोनों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी, है ना। ये कह रहा हूं अगर मेरे पास एक ही सेंट्रल एटम पे दो एटम या दो से ज्यादा एटम जुड़े हुए हैं सेम एटम, तो उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है या और क्या हो सकती है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसी की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए IR स्पेक्ट्रा, है ना। अब बात करेंगे, देखो हमने यहाँ दे रखा है पहले सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन दिखा रखा है, उसके बाद हमने क्या दिखा रखा है? रेफरेंस सेल दिखा रखा है, फिर उसके बाद मैंने सैंपल सेल दिखा रखा है, रोटेटिंग मिरर दिखा रखा है, मोनोक्रोमेटर दिखा रखा है, डिटेक्टर दे रखा है। उसके बाद डिटेक्टर क्या करेगा? स्कैन करेगा और रिकॉर्ड करेगा IR स्पेक्ट्रा। वो किस में जाएगा? रिकॉर्डर में भेजेगा। देखो हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या होते हैं, तो सोर्स ऑफ रेडिएशन में बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वो हमारे पास नस्ट ग्लोवर होता है। क्या होता है? नस्ट ग्लोवर। अब हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए नस्ट ग्लोवर क्या होता है। नस्ट ग्लोवर हमारे पास होता है क्या है वो पता होना चाहिए। तो वो होता है हमारे पास नस्ट ग्लोवर कंसिस्ट करता है हमारे पास क्या क्या? वो कंसिस्ट करता है मिक्सचर ऑफ क्या? जिरकोनियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और क्या? अर्बियम ऑक्साइड। ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्या है नस्ट ग्लोवर वो क्या क्या कंसिस्ट करेगा? हमारे पास कंसिस्ट करेगा जिरकोनियम ऑक्साइड, ये होगा। इसके साथ हमारे पास क्या होगा? जिरकोनियम ऑक्साइड के साथ क्या होगा? हमारे पास ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बाद क्या होगा? अर्बियम ऑक्साइड होगा। इन तीनों का मिक्सचर होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होंगे या इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स होंगे। इनको हम इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे, इसी मिक्सचर को इलेक्ट्रिकली क्या करेंगे? हीट करेंगे। कितने टेम्परेचर पे? 1775 केल्विन के आसपास। तो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होंगी? जनरेट होंगी। ठीक है भाई। जब फिर आगे जाके इंफ्रारेड रेडिएशन क्या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक किस में जाएगी? रेफरेंस सेल में। रेफरेंस सेल में हम क्या लेंगे? सोलवेंट लेंगे। रेफरेंस सेल में क्या लेंगे? हम सोलवेंट लेंगे। और एक हमारे पास क्या होगा? सैंपल सेल, जिसके हमें IR स्पेक्ट्रा डिटेक्ट करना है, उसमें जाएगी। फिर आगे जाके दोनों मिक्स होंगे कहाँ? रोटेटिंग मिरर में। और रोटेटिंग मिरर क्या करेगा? उनको आगे भेजेगा। रोटेटिंग मिरर क्या करेगा? उनको आगे भेजेगा। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी सोलवेंट ले सकते हैं। तो हम ले सकते हैं क्या? CCl4 ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CH क्या? Cl3 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? CH2 ले सकते हैं। ये हमारे पास सोलेंट हो सकते हैं। सैंपल जिसका हमने करना है उसका सैंपल लेंगे, है ना। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है भाई। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक तो हमारे पास रेफरेंस सेल होगी, एक क्या होगी? सैंपल सेल। जब भी हमारे पास IR रेडिएशन होंगी तो दो आगे जाके दो भागों में दो तरफ जाएंगे रेडिएशन। एक तो किस में जाएगी? रेफरेंस सेल में। और एक हमारे पास किस में जाएगी भाई? सैंपल सेल में। अब दोनों ये सैंपल सेल जाके आके क्या रोटेटिंग मिरर इनको एक जगह कर देगा और वो कहाँ पे पहुंचा देगा? उनको मोनोक्रोमेटिक में या मोनोक्रोमेटर में पहुंचा देगा। अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या है? मोनोक्रोमेटर हमेशा मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या? मोनो का मतलब क्या? एक टाइम पे एक ही फ्रिक्वेंसी को या एक ही वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा? पास कराएगा। हमेशा ध्यान रखना मोनोक्रोमेटर का काम क्या है। मोनोक्रोमेटर का काम ये क्या? मोनो का मतलब एक या सिंगल, एक टाइम पे एक ही वेवलेंथ को या एक ही फ्रिक्वेंसी की लाइट को पार कराएगा। ठीक है भाई। उसके बाद जो लाइट जाएगी वो कहाँ से जाएगी? डिटेक्टर पे। डिटेक्टर क्या करेगा? उसको स्कैन करेगा जो हमारे पास है और उसका IR स्पेक्ट्रा रिकॉर्डर में भेजेगा और रिकॉर्डर क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है भाई। तो अगर मैं आगे जाके पढ़ेंगे भाई किसकी कितनी फ्रिक्वेंसी आती है वो फ्रिक्वेंसी बताते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन आसान सा था, कुछ नहीं था। आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा कि सोर्स क्या इंफ्रारेड रेडिएशन का, तो उसको बोलते हैं नेस्ट ग्लोवर। नेस्ट ग्लोवर में क्या आता है? जिरकोनियम ऑक्साइड आता है, टेरियम ऑक्साइड क्या? अर्बियम ऑक्साइड। इन तीनों को क्या करते हैं? इन तीनों के मिक्सचर को हीट करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं 1775 केल्विन पे। जब हमारे पास जनरेट होती है IR रेडिएशन। IR रेडिएशन को मैं डालता हूँ कहाँ? रेफरेंस सेल पे और क्या? सैंपल सेल। कहाँ डालता हूँ? रेफरेंस सेल पे और क्या? सैंपल सेल पे। हमेशा ध्यान रखना रेफरेंस सेल हमारे पास सारे सोलवेंट होंगे। CCl4 हो सकता है, CHCl3 हो सकता है, CH2 हो सकता है। ठीक है भाई। अब हमारे पास ये सारे इनका क्या? डायप्लोमेंट क्या?
इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, है ना। तो ये हमारे पास रेफरेंस सेल होगा। हमेशा ध्यान रखना सैंपल सेल हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है भाई। फिर ये कहाँ जाएंगे, मोनोक्रोमेटर में जाएंगे। मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, एक टाइम पे एक ही फ्रिक्वेंसी की लाइट को पार कराना या रेडिएशन को पार करवाना, या एक ही वेवलेंथ की लाइट को एक बार एक टाइम में पार करवाना। वो कहाँ जाएगा, डिटेक्टर में जाएगा। डिटेक्टर क्या करेगा, स्कैन करेगा रेडिएशन को और उनको कहाँ भेज देगा, रिकॉर्डर में। और रिकॉर्ड क्या करेगा, उनको रिकॉर्ड करके बता देगा कि उसका IR स्पेक्ट्रा कितना है। ठीक है भाई। तो ये तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन थी। अब बात करते हैं हम इनकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी की, कि किस किस रीजन में एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी आएंगी। तो देखो मैं इसमें बुक में बता रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। देखो भाई, अगर मैं बात करना चाहूँ, देखो हेडिंग डाल रखी है मैंने यहाँ, करेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन रीजन ऑफ वेरियस बॉन्ड, कि अलग अलग बॉन्ड की अलग अलग रीजन होंगी या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, एस का मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, एम का मतलब क्या होगा, मॉडरेट होगा, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, वीक होगा, और वी का मतलब क्या होगा, वेरिएबल होगा, कि वेरी करेंगी, ग्रुप लगने से वेरी करेंगे। देखो भाई, अगर मैं बोलूँ एल्केन्स है और उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की या वेव नंबर की बात करूँ, तो वो आएगा हमारे पास 2850 से लेकर 2960 के बीच में। तो आप वैल्यू दिखा सकते हो 2850 से लेकर 2960 के बीच में, कहीं भी दिखा सकते हैं। और जो ये पीक मिलेगी, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, मॉडरेट होगी और क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये याद करनी है। अगर ये याद कर लोगे आप लोग तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे एक भी। अगर मैं बोलूँ कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ उसकी, और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन हाइड्रोजन की बात करूँ एल्केन्स में, तो उनकी कितनी होगी, 3010 से लेकर 3100 तक। और कौन सी पीक इंटेंसिटी आएगी, मॉडरेट की आएगी या मीडियम की आएगी। ठीक है भाई। एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन में क्या, देखो कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं, देखो 3300 के आसपास आएगी, और वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। देखो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, अगर यहाँ मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या sp3, यहाँ क्या sp2, और यहाँ मेरे पास क्या हाइब्रिडेशन sp। तो देखो जब मैं एल्केन से क्या अल्काइन में जा रहा हूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड में क्या, पोलैरिटी आ रही है। अगर बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, एल्काइन की, फिर किसकी, एल्कीन की, फिर किसकी, एल्कीन की। ठीक है भाई, कर लोगे। अगर मैं एल्डिहाइड वाले ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तो मेरे पास कितनी आएगी, 2650 से लेके 2880 तक आएगी, और क्या होगी, वीक होगी, और ऑफन दो बैंड्स दिखाएंगे, एक तो क्या इसका और एक इसका। आगे जाके बात करेंगे उनकी, है ना। अगर मैं एल्केन की बात करूं, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं, कहाँ आएगी, 600 से लेकर 1500 के बीच में होगी, और उसका क्या, वीक होगी। सेल्डम यूजफुल क्या, आइडेंटिफिकेशन के लिए बात करेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी आ रही है, 600 से लेकर कितनी, 1500। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी आ रही है, 1620 से लेकर 1680। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की देखो कितनी आ रही है, 2100 लेकर 2660। तो यहाँ मुझे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ना, मेरे पास एल्केन है या अल्काइन है। ठीक है भाई, आगे देखो। और तीनों क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। वेरिएबल क्यों होंगी, क्योंकि इनसे कुछ ग्रुप जुड़े हुए होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होंगे तो क्या, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। एरोमेटिक रिंग्स में देखो कितनी आएगी, 1500 से लेकर 1600 तक। ये याद रखनी है भाई। अगर मैं बात करूं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कितनी आएगी, 1000 से लेकर 1300 तक आएगी। कितनी आएगी, 1000 से लेकर 1300 तक। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर की, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, तो कितनी आएगी, 1680 से लेकर 1760 तक आएगी, और क्या आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं OH बॉन्ड की, मोनोमेरिक अल्कोहल और क्या फिनोल की बात करूं, तो कितनी आएगी, 3600 लेकर 3650 तक आएगी, और क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है भाई। अब बात करता हूँ क्या, OH की बात करता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल एंड फिनोल, कितनी आएगी, 3200 लेके 3400 तक आएगी, और क्या आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो क्या बात कितनी आएगी हमारी, 3300 लेके 3500 तक आएगी, और क्या आएगी, मॉडरेट आएगी। अब देखो OH बॉन्ड की ज्यादा है NH बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पोलैरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड की, और पोलैरिटी ज्यादा होगी तो हमारे पास वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। देखो OH बॉन्ड की कितनी आ रही है, सिंपल OH बॉन्ड की 3600 3650, और NH बॉन्ड की कितनी आ रही है, 3300 से 3500, कम हो रही है ना। और अगर मैं बात करूँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की, तो यहाँ पे पोलैरिटी आएगी बॉन्ड की कितनी, 1180 से 1360। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ, ट्रिपल बॉन्ड की मैंने यहाँ बात की थी 2100 के आसपास आ रही थी। ट्रिपल बॉन्ड की कहाँ है, 2100 के आसपास आ रही थी, तो ये भी क्या आएगी, 2100 के आसपास आएगी। देखो, और NO2 की बात करूँ तो कहेंगे 1330 से 1540। ठीक है भाई। तो आप लोगों को अगर ये फ्रीक्वेंसी याद है तो आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। एक लेक्चर बताए, एक लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है भाई। अगर आप लोगों को ये पीक याद होंगी तो ही क्वेश्चन होंगे आगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो मैं कल बनाऊंगा वीडियो या परसों बनाऊंगा, 1-2 दिन वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप लोग इन फ्रीक्वेंसी को क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी लास्ट वीडियो में। थैंक यू।